नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। बीजेपी की महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी का हमला, कहा फिलहाल पूंजीपतियों की सरकार लाई है, फिर से सोच नहीं बदली इनकी। आखिरकार क्यों दोस्तों? यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में किया प्रदर्शन। जी हाँ, मोदी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस उतरी सड़कों पर। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बीजेपी को हराएगी। बताएंगे क्या बोला है अखिलेश ने और कैसे। राम गोपाल यादव ने कर दिया बड़ा दावा, कहा 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा उपचुनाव की। कैसे योगी की दोस्तों हार के फिर से चंद्रशेखर ने लिए मजे। बताएंगे क्या बोल गए चंद्रशेखर आज़ाद। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा फिलहाल गरीबों का दर्द नहीं समझती ये सरकार, गरीबों के खिलाफ है ये सरकार। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और प्रधानमंत्री बजट लेकर आए, लेकिन उस बजट में गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी तमाम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जब तक हम विपक्ष हैं तब तक हम देश के मुद्दे उठाते रहेंगे। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक मजबूत नज़र आ रहा है। राहुल गांधी की जो पकड़ दिखाई दे रही है उससे एक चीज़ तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हर जगह भारी पड़ रहा है, चाहे वो सड़क हो या संसद हो, और इसीलिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी होती है। राहुल गांधी ने सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करें, लेकिन जनता जान चुकी है कि सच क्या है। प्रधानमंत्री को सीधा सीधा राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया है। राहुल ने साफ कहा है कि फिलहाल देश की जनता बीजेपी को नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये सरकार बनी। लेकिन सत्ता में फिर से तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना वही चालू कर दिया जो वो पिछले 10 सालों से लोगों के साथ करते आ रहा है। इस साल भी आपको कुछ देखने को नहीं मिला और अगले 5 साल तक का सरकार जो कि ऐसा सोचकर वो बैठी है, तो मुझे नहीं लगता ये 5 साल चल भी पाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राम गोपाल यादव ने बीजेपी के सर के ऊपर फोड़ा ठीकरा। कहा फिलहाल लोकसभा में हराया है, इस बार बीजेपी 10 की 10 सीटें हारने वाली है उपचुनाव में। दरअसल आपको बता दें चले, एक तरफ बीजेपी 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो राम गोपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इनके दावे से कुछ नहीं होता। इन्होंने तो लोकसभा के टाइम भी कहा था कि हम पूरी 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ? यही नहीं, राम गोपाल यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और आपको याद भी होगा कि इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं तो निकल ही जाती हैं। लेकिन आपको बताते चले, राम गोपाल यादव का ये दावा कि हम 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जीतेंगे दोस्तों, ये कोई हवाई वादा नहीं है। ये वादा बहुत सोच समझ कर बोला गया है और आप भी जानते हैं कि इसमें कितना दम है, क्योंकि सब लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस सरकार से लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। पिछली बार याद होगा मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे लोकसभा में, तब बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे, इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की पूरी सीटें हमारी होंगी। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तो योगी आदित्यनाथ तक ने अपना बुलडोज़र वाले की तारीफ की थी। लेकिन दोस्तों जब जनता का तमाचा पड़ा तो ये सब के सब एक तरीके से चुप बैठ गए। अब जनता ने सोच लिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये, बीजेपी अगर चुनाव जीत गई ना तो सबको पता है कि वो फिर से तोड़फोड़ करेगी और वो फिर से जो है उत्तर प्रदेश में मासूम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलवाएगी। इसलिए दोस्तों सब लोग उससे चिढ़े हुए हैं बीजेपी से। दूसरी बात, इस बार हम एक चीज़ दावे से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब किसी का जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन का जादू चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, यूथ कांग्रेस उतरी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर। कहा महंगाई का कटोरा थमाया है मोदी सरकार ने गरीबों के हाथ में। आपके बजट में सिर्फ खाली कटोरा था और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने 2 पार्टनरों को खुश करने के लिए बिहार और टीडीपी यानी कि आंध्र प्रदेश को वो दिया स्पेशल पैकेज दोस्तों, लेकिन बाकी सारे राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर दोस्तों केरल हो, तमाम इन राज्यों में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बजट जो है वो
फिर से वही बजट एक तरीके से जो अगले साल बातें की थी वो इस साल भी कर दी, बस उसमें थोड़ी सी चीज़ें चुरा कर ऐड कर दी। जैसे कि जो मैनिफेस्टो था इंडिया गठबंधन का, उसमें से कुछ योजनाएं उठा ली गई और अपनी बना ली गई। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है दोस्तों, कि जब चोर चोरी करता है तो उसको बड़ी सावधानी बरतनी होती है, वरना कहते हैं ना दोस्तों, चीटिंग में भी दिमाग लगता है, और बीजेपी के पास वो है नहीं। इसीलिए इन्होंने जब वो चीटिंग की तो पहचान गया इंडिया गठबंधन के, इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो से चीज़ें उठाकर उसमें डाल दी हैं। लेकिन आपको बताते चलें, अब बीजेपी का भयंकर विरोध कर रही है, का जो है यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और कह रही है कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी ने गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित भाइयों के लिए कुछ नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक की या आपकी या मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है और देश इसको लड़ेगा। ऐसा नहीं है हम जब भी हमारे देश में कोई दुविधा आई है या फिर हम मुसीबत में फंसे हैं तो हम सब एक हो गए दोस्तों, और जब सब एक हो जाते हैं तो ये आप भी जानते हैं कि कोई जीत नहीं सकता है। और इस चीज़ को हमने बार बार कहा है कि फ़िलहाल काफ़ी जो ये चीज़ें बताई गई हैं ये अलग वे में है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सब बार बार चीज़ें बता रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ ही जाती हैं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले, डालो कितनों को जेल में डालोगे, हम भी तैयार हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का मजाक बना रखा है। पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी में 2-3 महीने अंदर रखा, 3-1 महीने, उसके बाद जब उन्हें बेल मिल गई तो वहीं के वहीं सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाही की हद पार हो गई है। और दूसरी तरफ अब संजय सिंह ने ललकार दिया। संजय सिंह ने ललकारते हुए कहा है कि फ़िलहाल भेजो, कितनों को जेल भेजोगे, हम भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। संसद में गरजते हुए संजय सिंह ने कहा कि आपने आम आदमी, गरीबों से उनका हक छीन लिया है। ना गरीब के पास अभी रोज़गार है दोस्तों, ना ही कमाई का कोई साधन दिखाई दे रहा है। संजय सिंह ने कहा कि क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि देश में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं करते। उससे भी बड़ी बात, संजय सिंह ने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो नरेंद्र मोदी को वो भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, खुद तो कुछ करते नहीं है। दूसरी पार्टियां करेंगी तो ये सोचते हैं हमारा नाम भी ख़राब होगा, वो कहेंगे ये तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है। तो डबल इंजन की सरकार दोनों तरफ से फेल है। और तो दूसरी तरफ जनता ने तो अपना मन बना लिया है कि फ़िलहाल ये चीज़ को, इसका अंत कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये चीज़ जो है नॉर्मल वे में है, लेकिन यहाँ पर जो भी ये हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ ही जाते हैं दोस्तों। और ये चीज़ एक बार नहीं बार बार होती है, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को दोहराते भी हैं कि इस पर जो है यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर पवन खेड़ा ने दोस्तों बीजेपी की गिनाई कमियां, नरेंद्र मोदी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले, पवन खेड़ा का कहना है बीजेपी अब हर चुनाव हार रही है, अब बीजेपी को कोई नहीं जिताने वाला। पवन खेड़ा ने कहा कि लोग समझ चुके हैं कि फ़िलहाल चुनाव जो है वो कैसे लड़ा जाता है। और ऐसे में पवन खेड़ा ने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया है। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं दोस्तों, पवन खेड़ा के इस दावे से बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल जो ये चीज़ें हुई हैं तो इस चीज़ों को उसने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया है। और सबसे यही है कि अब जो चीज़ें चल रही हैं देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने जो सुना है वही हो रहा है यहाँ पर। और कभी भी इस तरीके की चीज़ों को जो यहाँ पर वो नहीं दिया जाता, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर जनता कोई गलत बोल रही है तो गलत तो ज़रूर होगा, लेकिन इसे समझने वाले को समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए विपक्ष जो है वो अपने असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा फ़िलहाल मुसलमानों को हमेशा बजट से अलग रखती है बीजेपी, ये देश के मुसलमानों के लिए नहीं था इस बजट में कुछ भी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मुसलमान क्या, यहाँ पर तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसी के लिए भी कुछ नहीं निकला।
लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मुस्लिमों की जब भी बात आती है तो बीजेपी उल्टा आरक्षण ख़त्म करने तक की बात करती है। लेकिन अब जब बात कुर्सी पर आई दोस्तों, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने बीजेपी घुटने टेके बैठी है। उनसे नहीं कहती बीजेपी कि हम नहीं देंगे आरक्षण, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा है कि वो तो आरक्षण देंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, कि नरेंद्र मोदी की ये जो सोच है यही उन्हें ले डूबेगी। अभी तो सिर्फ सत्ता जाने की नौबत आई है, जिस दिन सत्ता हाथ से चली जाएगी उस दिन इनका क्या होगा। क्योंकि अभी ही दोस्तों ये काफ़ी रोने लगे हैं, और जब रोने लगे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही कि भैया क्यों रो रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं इनका रोना जो है पल दो पल का है। लेकिन मैं एक चीज़ जान चुका हूँ कि देश की जनता ने तय कर लिया है दोस्तों कि वो किसको सत्ता में देखना चाहती है और किसको नहीं। भारतीय जनता पार्टी कितना ही कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले, इस देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है और विपक्ष को दोस्तों सत्ता पे बिठाना चाहती है, काबिज करना चाहती है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जहाँ भी उनको याद आती होंगी। और ऐसे में दोस्तों जब कोई ऐसी चीज़ हो तो जाहिर सी बात है और इस तरीके की चीज़ें आ ही जाती हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि कम से कम ये जो तमाम नाटक चल रहा है दोस्तों, इसका क्या होना है। इसको लेकर आपको बताते चले, सीधा सीधा बोल दिया गया विपक्ष की तरफ से, और ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि जब भी बात जो है यहाँ पर धर्म की आती है तो बीजेपी धर्म की आड़ में गेम खेलने लगती है। आपको बताते चले दोस्तों, नीति आयोग की बैठक में भड़क गई ममता बनर्जी, कहा मुझे बोलने से रोका गया, मैं जब बात बताना चाहती थी अपने मन की मुझे नहीं बोलने दी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, नीति आयोग की बैठक थी, उसमें ममता बनर्जी भी पहुंची थी। ममता बनर्जी जैसे ही पहुंची और उन्होंने अपना मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनको बोलने से रोक दिया गया, जिसके बाद वो भड़क गई। ऐसा दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल ये जो लोग भी थे जिन लोगों ने किया है उनको जो है यहाँ पर इसका सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। और ऐसे में अब ये जो चल रहा है, ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं ये कहीं अजीब और गरीब हो रही हैं, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है दोस्तों हम तो उसी बेसिस पर जो यहाँ पर काम कर रहा है। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल सरकार और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ जो है विपक्ष ने ही मोर्चा खोल रखा है, वरना विपक्ष ना हो तो ये सरकार दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अपनी मनमानी करे। इसीलिए जो यहाँ पर विपक्ष इस चीज़ को बार बार दोहराता है कि जब बात ख़ास करके लोकतंत्र की आती है तो हम हमेशा आगे खड़े मिलेंगे। और इसीलिए हम भी विपक्ष का साथ देते हैं, क्योंकि दोस्तों विपक्ष कहीं ना कहीं इस देश के रीढ़ की हड्डी है। संसद से सड़क तक सिर्फ विपक्ष दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ममता बनर्जी की अगर बात देखी जाए तो गलत भी नहीं है, जब कोई को बुलाया है आपने बैठक में तो उनको बोलने देना चाहिए। लेकिन दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के आगे बीजेपी को लगता है डर। जब भी ममता बनर्जी बोलती हैं तो काम की बात बोलती हैं, और ऐसे में बीजेपी बहुत टेंशन में है कि अगर ममता बनर्जी ने कुछ पोल खोल खुला दी दोस्तों बीजेपी की तो फिर क्या होगा। इसीलिए उनको बोलने तक नहीं दिया जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इंटरव्यू वगैरह सब जनता देखती है और बीजेपी को इसी से डर लगता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों इंडिया गठबंधन की एकजुटता, महाराष्ट्र में एक होकर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है शुरू। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में जहां एक और बीजेपी कह रही है हम पूरी 244 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपनी सीटों को बंटवारा करने वाला है। आपको बताते चलें इस बार इंडिया गठबंधन जो है दोस्तों वो अपनी सीटों का बंटवारा करेगा और चुनाव जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलेगा दोस्तों कि इस बार महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन के पाले में बड़ी ही आसानी से आएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, महाराष्ट्र के लोग बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इससे पहले भी बीजेपी को चुनाव महाराष्ट्र के लोगों ने हरा दिया था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो एक जलवा है दोस्तों, और ख़ास करके अब कांग्रेस का, हमने महाराष्ट्र में एक चीज़ नोटिस की, वो ये कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में। सीएम फेस को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का नाम पहले से अनाउंस कर देना चाहिए। हालांकि विपक्ष नहीं चाहता कि पहले से नाम अनाउंस किया जाए, क्योंकि हम आपको बता दें चलें कि अभी से नाम अनाउंस नहीं करने का बोल रहा है। हालांकि इस पर बात चल रही है, लेकिन आपको बता दें चलें विपक्ष में बातचीत कर जाहिर सी बात है सुलह हो ही जाती है, क्योंकि ये लोग उनकी तरह नहीं है बीजेपी वालों की तरह। बीजेपी वाले तो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं इतनी देर में, और यहाँ तो विपक्ष बहुत ही समझदारी से काम कर रहा है। उसको उसका काम बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि उसे अब क्या करेगा।
तो कम से कम इस चीज़ पे ध्यान तो रखना ही होगा जो विपक्ष देख रहा है। और मैंने इसलिए दोस्तों इस चीज़ को कहा है कि भाई यहाँ पर तो पहले भी कई मैटर निकल कर सामने आए हैं और कई बार आएंगे भी, तो कम से कम इन चीज़ों को जो है यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार के जो भी फैसले हैं या नहीं हैं वो उसका सरकार का लुकआउट है। लेकिन हमने तो आपको पहले भी बताया था और पहले भी बोला है दोस्तों कि इस चीज़ों को रखने के लिए जो है यहाँ पर एक ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं फ़िलहाल ये जो तमाम मैटर्स चल रहा है इस पर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। और इसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सामने ही ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ गरजते हुए नज़र आए राहुल गांधी ने दोस्तों गरीब मोची से मुलाकात कर कहा कि इनका दर्द कोई नहीं समझता, इन लोगों के दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब तमाम लोगों से राहुल गांधी ने फिर से एक बार मुलाकात शुरू कर दी है। उधर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो उन सब लोगों का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अगर कोई सबसे अच्छा काम कर रहा है तो हमारे देश के लोग ही हैं। और अगर वो इस तरीके से कुछ बोल रहे हैं तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमने इस चीज़ को जो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा वो नहीं किया। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो तमाम मुद्दे हैं अब क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है कि नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से दोस्तों चुनाव कराए जाते हैं या फिर चुनाव आयोग की जो भूमिका रहती है उस पर भी सवाल उठते हैं हर बार, ये आपने देखा ही है। और इसी को लेकर अब जो है यहाँ पर ये सवाल पूछे गए हैं। आपको बताते चलें यहाँ पर साफ कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि फ़िलहाल इस बजट में बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष भड़का हुआ है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, विपक्ष क्या जिस तरीके से गुस्सा सामने निकल कर आ रहा है उसे कहीं ना कहीं देखने में एक वो लग रहा है कि यार देखो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों, आज हमारा देश जिस जगह खड़े हैं हम, वो जगह बहुत ज़रूरी हो जाती है उस चीज़ों को देखना, क्योंकि सरकार की नीतियां दोस्तों आज और अभी से जो अजीब और गरीब हो रही हैं वो समझ से बाहर है। तो कम से कम हमें इस चीज़ को समझना होगा और नोटिस करना होगा कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है। विपक्ष क्योंकि हमारी आवाज़ ही उठा रहा है और खड़गे साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि देश को वही सपने बार बार दिखाना कि महंगाई कम हो जाएगी, गरीबी कम कर देंगे, अब ये बजट में वो बजट में। लेकिन जब बजट आता है तो आपको पता चलता है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, फिर आप वहीं से शुरू हो जाते हो दोस्तों ज़ीरो से। तो ये चीज़ें ज़रा समझने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा दोस्तों 440 वाट का झटका। अब दोस्तों सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में शुरू कर दी है अपनी 2 दिन की रैली। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल क्योंकि बाहर है नहीं, केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब सुनीता केजरीवाल पूरी पार्टी को संभाल रही हैं, इसलिए वो हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर जाने वाली हैं। और ऐसे में हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर वो हरियाणा में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आने वाले चुनाव में हरियाणा में आपको पता ही है दोस्तों बहुत जल्दी चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं और ये बात छुपाई भी नहीं जा सकती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हैगी वहाँ की। अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को सपोर्ट भी वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। और ऐसे में हमने तो पहले भी कहा है भैया कि देखो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से चुनाव लड़ती है। और ऐसे में दोस्तों काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर हमें ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं देखने को। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि कई सवाल हैं और कई जवाब ऐसे भी हैं जो शायद ढूंढने से ही मिलते हैं। लेकिन ये सरकार चाहे कुछ करे ना करे दोस्तों, लेकिन देश की जनता अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। और हमने पहले भी कहा है कि जनता जो है दोस्तों वो जनार्दन होती है। कहीं ना कहीं जनता की जो तमाम बातें हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं और जनता जो है दोस्तों वो तमाम मुद्दों पर बात भी करने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करें, लेकिन दोस्तों आज विपक्ष अपने मुद्दों पर बात कर रहा है। फ़िलहाल आप हमें ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब